नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अब क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देकर काम चलेगा? क्या अब ये कहने का वक्त नहीं आ गया कि इस देश के सैनिकों को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और उन्हें छूट भी चाहिए। जी न्यूज हमेशा से मानता रहा है कि देश के लिए जान कुर्बान करने वालों का योगदान सबसे बड़ा योगदान होता है, यह सर्वोच्च बलिदान है। आज ये कार्यक्रम हम उन 7 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू कर रहे हैं जो देश की हिफाजत के लिए मर मिटे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इन 7 हिंदुस्तानियों के नाम सुने और अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, अपने परिवार के बाकी लोगों को भी बताएं कि वो लोग कौन होते हैं जो वतन के लिए जान देते हैं। नगरोटा के आर्मी कैंप में शहीद होने वालों में शामिल हैं मेजर कुणाल गोसावी, मेजर अक्षय गिरीश, हवलदार सुखराज सिंह, ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, राइफलमैन असीम राय, लांस नायक संभाजी और नायक चितरंजन देव वर्मा। ये जांबाज सैनिक पंजाब से लेकर कर्नाटक और राजस्थान से लेकर त्रिपुरा तक के हैं, लेकिन इन सब ने अपने देश के लिए, भारत के लिए जान दी है। इन सब ने सिर्फ एक मकसद, देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर इन सैनिकों को सरकार सुरक्षा कब दे पाएगी? क्योंकि चिंता की बात यह है कि जिस संसद को देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जिस संसद से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो देश के सवालों का जवाब देगी, आज उस संसद के ऊपरी सदन में नेता विपक्ष सैनिकों की श्रद्धांजलि से नोटबंदी को जोड़ने में उलझे रहे। यह अजीब बात है कि स्पीकर की बातों को अनसुनी करके विपक्ष श्रद्धांजलि के मुद्दे पर वॉकआउट कर गया। जो बहस सदन के अंदर होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं हो सकी। आज इसीलिए हम यहां अपने कार्यक्रम में यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सैनिकों को सुरक्षा की गारंटी यह देश कब दे पाएगा? पार्लियामेंट का नियम है, पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। ऑबिचुरी देने में कभी कोई है नहीं है, पूरी रिपोर्ट आ जाए फिर। आई नो अब आज आपको क्या हो गया? हम तो हमेशा देते हैं, केवल मैंने इतने कहा कि पूरा ये जानकारी ले लो। कोई किसने मना किया क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो इतनी बड़ी घटना हुई उस सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। No, let me do the laying of और papers. उसके बाद Let जो me do the 82 laying. लोग मरे हैं Hurry सरकार by. की गलत पॉलिसी की वजह Papers से to be उनको laid भी on the. श्रद्धांजलि। That will be done. Papers to be laid on. कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए। उसके हिसाब से आप वो श्रद्धांजलि प्रस्ताव, ऑबिचुरी प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे एक संवेदनशील मामले को भी विपक्ष विवाद का मुद्दा बना रही है। तो ये सोचना चाहिए, सबक नहीं सीख रहे हैं ये लोग तो सिर्फ अपने ही कामों में खुश है, अपने आप से मोहब्बत है उनको। जो उन पे उंगली उठाएगा बोलेंगे ये एंटी नेशनल है। तो देखिए, लापरवाही तो है ही है, लेकिन बेपरवाही है, परवाही नहीं है उनको। आप देखिए, रक्षा मंत्री जो हाउस में आके बताएं क्या हो रहा है। गवर्नमेंट इज शोइंग क्रिमिनल नेग्लिजेंस in protecting the national security, in protecting the lives of soldiers. This is simply a criminal negligence on the part of the government. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या अब ये कहने का वक्त आ गया है कि इस देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं, सुरक्षा चाहिए? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ बयानों में पराक्रम से बंद होंगे सेना पर हमले? तीसरा सवाल, पठानकोट, उरी और फिर नगरोटा, एक साल में एक जैसे हमले 3 बार। आखिर सैनिकों को सुरक्षा कब देगी सरकार?
चौथा सवाल, आखिर एक सैनिक की कीमत कब समझेगा देश? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्यों सरकार सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती? तो आपको बता दें, हमारे साथ आज बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है जीजे सिंह सर आपका भी आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज हैं। जो लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, अक्सर उन्होंने उनके वीडियोस देखे होंगे। शिफू जी मेंटर हैं, मोटिवेटर हैं, ओरेटर हैं, लेकिन उनका खास तौर पे ये कहना कि मैं इस देश का एक देशभक्त नागरिक हूं और मुझे एक देशभक्त नागरिक होने के नाते ही परिचय कराया जाए और मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। इसलिए आज हमने खास तौर पे उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आप सबका ताल ठुक्के में स्वागत है। संबित पात्रा, पठानकोट 4 आतंकवादी आए, भारत के 7 जवानों को मार के चले गए या मार दिए गए। पंपोर अटैक, 2 आतंकवादी सीआरपीएफ के 8 जवानों को मार देते हैं। उरी अटैक, 4 आतंकवादी 19 भारतीय सैनिकों को मार डालते हैं। नगरोटा, 3 आतंकवादी 7 भारतीय सैनिकों को मार डालते हैं। सर, एक के बदले 10 सिर लाने वाले थे, यह वादा करके आपने चुनाव जीता था। यहां 43 तो मैंने गिना दिए हैं सर, इसके बदले में 430 सिर होने चाहिए थे अब तक। ठीक कह रहे हैं आप, और चूंकि मैं सरकार में हूं तो इस पर आपकी बात को मुझे बिल्कुल सुनकर जवाब भी देना चाहिए। पहली बात तो है कि आपने भी श्रद्धांजलि दी और यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सब भी श्रद्धांजलि हमारे साथ जवानों को देंगे। मगर बड़ा प्रश्न उठता है कि केवल शाम को आके श्रद्धांजलि देने से टीवी पर ये विकट परिस्थिति हल नहीं होने वाला है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रख के जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो सर्जिकल स्ट्राइक के क्या नतीजे रहे थे वो भी हमने देखा था। पाकिस्तान को बहुत क्षति हुई थी। पहली बार पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है। आप देखिए, इस नवंबर 16 का जो पाकिस्तान के डॉन अखबार में भी छपा है, पहली बार पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनके 8 से 10 जवान जो है मारे गए हैं, जिनको पाक रेंजर्स कहते हैं, वरना वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता था। अगर वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 7-8 मारे गए हैं, उसका अर्थ है कि बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तान की क्षति हुई है। आज आपके डिबेट का विषय आपने 2 रखा है। पहला रखा है कि जवानों को भी सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल वाजिब है। दूसरा रखा है कि सरकार को छूट देनी चाहिए आर्मी को। मैं आज सरकार की प्रवक्ता के नाते, जो पार्टी सरकार में है उसके प्रवक्ता के नाते आपको और पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि वो छूट 100% दी गई है। आप यहाँ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, आप उनसे कंफर्म भी करा सकते हैं। 100% छूट दी गई है। हम लोग कहते हैं वहाँ से गोली आती है तो यहाँ से गोला जाता है सर। जहाँ तक आप देखिए सुरक्षा का विषय है और अपग्रेडेशन, जी सवाल आपका। छूट आपने दे रखी है, सुरक्षा तो नहीं है सर। घर में आके आतंकवादी मार के चला जाता है एक भारतीय सैनिक को, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार-बार ऐसा होता चला जाता है। मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। देखिए, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। चूंकि आपने इसमें एक टेक्निकल उत्तर मुझसे पूछा है कि क्या सरकार ने सुरक्षा की चिंता की जवानों के लिए। देखिए, पहली बात तो है, आपको याद होगा 2015 में जब सीएजी की रिपोर्ट आई विगत अनेक वर्षों का कि आखिर आर्मी प्रिपेयर्डनेस इंडिया की क्या थी, यह सबको ही जानते थे कि जानते हैं और जानते रहेंगे कि हमारे जो सैनिक हैं उनसे जाबाज पूरे विश्व में कोई और सैनिक नहीं। मगर प्रिपेयर्डनेस के नाम पे सीएजी की रिपोर्ट ने कहा था कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के पास आज केवल इतना ही मसौदा है कि 3 दिन तक वो युद्ध झेल सकती है। मसौदा तक नहीं है, एम्यूनिशन तक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अभी सीएजी की रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये बड़ा न्यूज़ का विषय बना था। उसको चेंज करके अब हमने बहुत बड़े पैमाने में एम्यूनिशंस भरा है। राफेल डील आप देख लीजिए, 32 वर्षों तक हमारे पास विमान नहीं कि वो हम लड़ सके। हम जितना हो सके इन 1.5 वर्षों में वो कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अब आंखों पे आंख धर के, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। ये लगातार करने का विषय है। अब आपने सीएजी की रिपोर्ट तो बता ली सर। सीएजी तो सरहद पे बैठता नहीं है, सीएजी तो कागजों का हिसाब करता है और आंकड़ों में बताता है। लेकिन जब जान जाती है ना सर, वो आंकड़ा नहीं होती है केवल, वो एक परिवार का चिराग बुझता है। इस देश की रक्षा करने वाला एक जवान अपनी जान गंवाता है। 2013 में 53 सैनिक मारे गए सर, केवल जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। 2013 में 53 सैनिक मारे गए, 2014 में 47 सैनिक मारे गए, 2015 में 39 और 2016 में 77 सैनिक मारे जा चुके हैं पात्रा जी अब तक। अगर सीएजी का आंकड़ा मैं मान भी लूं तो ये 77 2013 में नहीं था,
ये 77 2014 में नहीं था और ये 77 उस 2015 में भी नहीं था जब आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई थी। या तो ये आंकड़ा हमेशा से इतना रहता तो हम लोग आदत डाल लेते कि हमारे जवान मरने के लिए खड़े हैं वहां पर। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ बहुत सारे आंकड़े रखूं तब भी जिन आंखों में आज आंसू हैं, जिनके परिवार के चिराग बुझ गए हैं, उनको इन आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दूसरी बात है कि आपने कहा 77 हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम रिटेलिएट भी जब पहले जैसा रिटेलिएट नहीं करते थे, उस प्रकार का रिटेलिएशन भी हो रहा है। देखिए, ये एक सवाल मुझसे भी एज अ प्रवक्ता बहुत बार पूछा गया, उस सर्जिकल स्ट्राइक का क्या फायदा हुआ? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद भी लोग मारे गए। हो सकता है राजीव जी मुझसे अभी भी पूछ लें। देखिए, बांग्लादेश का युद्ध भी हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं बदला। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ उठा करके बैठ जाएं कि नहीं, पाकिस्तान नहीं बदला है तो हम बदला नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बावजूद पाकिस्तान ये कर रहा है। मैं केवल वही कहूंगा, अंत में फिर बंद करूंगा अपना कहना। शशांक कुमार, आपको याद होगा आज से ठीक लगभग 1-2 हफ्ते पहले हम चर्चा में बैठे थे, रोहित जी आप और मैं, जब शशांक कुमार जो शहीद हो गए थे उस दिन, उनके फादर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने सभी प्रधानमंत्रियों को देखा और सभी नेताओं को देखा, मोदी जी अलग हैं। मुझे पता है जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने पहले भी बदला लिया है, मेरे बेटे की मृत्यु का, शहादत का भी बदला मोदी जी लेंगे। मैं केवल उस पिता के वचन को आपके दर्शकों तक पहुंचाता हूं, मैं तो निमित्त हूं। प्रधानमंत्री के इन वचनों को याद रखिए। हम हमेशा कहते थे कि बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। राजीव त्यागी, बातों के पराक्रम से सैनिकों की जान बच जाएगी क्या? एक के बाद एक हमने रक्षा मंत्री के बयान सुने, उसमें पराक्रम देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पराक्रम सुन लिया सर हमने। लेकिन ये कैसा पराक्रम है जिसमें हम अपने सैनिकों की जान गंवा देते हैं, वो भी तब जब आतंकवादी हमारे आर्मी कैंप्स में घुस के मार जाते हैं हमारे सैनिकों को। रोहित जी, जो सवाल आप मेरे को करना था वो आपने संबित जी से कर लिया, विशेष रूप से कैग की रिपोर्ट के ऊपर। अब मैं आता हूँ पराक्रम पे। हाँ, पराक्रम तो है, मोदी जी से लेकर के पारीकर जी से लेकर संबित पात्रा जी तक सब में पराक्रम है, और बहुत बहुत ही बड़ा पराक्रम है। हालांकि वो टीवी से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से टीवी पे मार करने वाला पराक्रम है, इसके अलावा कहीं पराक्रम है वो सरकार में तो दिखता नहीं है। जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हैं, मैं कहूँगा जूम करके दिखा दें कि कितने सैनिक 2016 में अकेले शहीद हो चुके हैं, वो प्रश्न भी आप पूछ चुके हैं। अब मैं आता हूँ, एक अखबार में आज छपा है, नगरोटा अटैक शोज सर्जिकल स्ट्राइक अचीव नथिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कह रहा, पत्रकार लोग बात कह रहे हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो निकल के आई है वो निकल के आई है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में 150 आतंकवादियों ने बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शरण ली हुई है। और ये आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और सरकार को बाकायदा भेजी हुई रिपोर्ट है। ये ठीक वही रिपोर्ट है, मुझे याद दिलाता है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त भी रिपोर्ट आई थी कि कारगिल में हमारे ही क्षेत्रों में जाकर के पाकिस्तान अपनी शरण स्थली बना रहा है। लेकिन सरकार आज फिर खामोश है उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे, और 150 आतंकवादियों ने घुस करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर को घेरने का काम किया है और अकेले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में जिस तरह से मारकाट मचाई है, वो चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए। लेकिन हवा से टीवी पे मार करने वाली और टीवी से हवा पे मार करने वाली मिसाइल से आप और क्या उम्मीद करेंगे? दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, देश ये जानना चाहता है, संबित पात्रा जी मुझे बताएं, 56 इंच के सीने पे करीब करीब 60 जवानों का खून लगा हुआ है। आपने हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। वो छदम राष्ट्रवाद कहां है आपका, जब आप कहते हैं कि जो लोग बाग लाइन में लग रहे हैं वो राष्ट्र के नाम पे लगेंगे, नोटबंदी के नाम पे? वो छदम राष्ट्रवाद कहां है आपका जब आप ये कहते हैं कि सैनिक शहीद होते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जो है देशभक्ति जागृत होती है? वो छदम राष्ट्रवाद कहां है जब अमित शाह ये कहते हैं 1 अप्रैल 2014 को डीएनए में कहते हैं, डीएनए अखबार में कहा उन्होंने, बाकायदा छपा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सेना की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेना के बिना ही मोदी के नाम से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगेगा। और तो मैं भी कांप रहा हूं, हालांकि थोड़ा सा मुझे भी कपकपी आई अमित शाह जी के बयान से, लेकिन पाकिस्तान की कपकपी कितनी हुई, पाकिस्तान कितना आपके आगे सरेंडर हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह देशद्रोह नहीं है?
कि जब आप बिना बुलाए जाकर के जलेबी और खाकरा खाने जाकर के नवाज शरीफ साहब के जाकर के चरणों में लौट जाते हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है कि जब ISI के सिपाही को बुला करके आप पठानकोट बेस में ला करके आप उससे पूरा मुआयना करा देते हैं? वो ISI जो देश को, जवानों को शहीद कर रही है, वो ISI जो पूरे देश को डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन ये सरकार हर बार जाके कभी सैनिकों के पीछे छुपती है, कभी किसानों के पीछे छुपती है, कभी कैग के पीछे छुपती है, कभी आंकड़ों की बाजीगिरी करती है, लेकिन सरकार धरातल पे कुछ देती नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, संबित पात्रा जी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया न्यूज पे क्या कहा था, इंडिया टीवी पे क्या कहा था? अरे पाकिस्तान को लव लेटर दिखना बंद होना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। कहाँ है वो 56 इंच का सीना जो भाषा में जवाब दे रहा था? ठीक है, ये ह्यूमन लॉसेस, ये आर्मी के जवान के लॉसेस देश पे भारी पड़ेंगे, देश पे भारी पड़ेंगे और अल्टीमेटली जाकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के ताबूत में भी कील ठोकने का काम करेंगे। ठीक है राजीव त्यागी, आपने अपनी बात रखी और बड़े नाटकीय अंदाज में रखी। हो सकता है आपकी भावनाएं आज आपको कर रही हैं। मैं विचलित हूं, ठीक है सर, परेशान हूं, ओके मैं शांतों से परेशान हूं। सर ये वो सैनिक जो किसान का बेटा है, वो सैनिक जो आकर के हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, उस पर राजनीति हो रही है। राजीव जी आप राजनीति हो रही है। आप दोनों पार्टियां रोहित जी, जो देश पे 50 साल राज कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने सर जो देश पे 50 साल राज कर चुके हैं सर, उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि देश के सैनिकों के पास आज तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होता। सर ये स्थिति है हमारे देश के सैनिक की, वो अपनी जान हथेली पे लेके वहां खड़ा रहता है। सर विश्व की चौथी सर इस देश ने रक्षा खरीद में जितने घोटाले देखे हैं 2014 में कितने आपके माते हैं सर, बोफोर्स से लेके जीप से लेके ट्रक से लेके कफन ताबूत तक सर, वो भी तो देखिए ना सर। राजीव त्यागी, इतना पाक साफ आपका भी दामन नहीं है सर, दामन सबके गंदे हैं। मेरा कहना यह है कि कम से कम सैनिकों को तो बख्श देते। आप लोग सैनिकों की लाश पे राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। शिफू जी, मैं इससे पहले जीजे सिंह साहब के पास जाऊं, आपके पास आना चाहता हूं। आपने कहा मेरे को एक सामान्य नागरिक केवल एक देशभक्त नागरिक की तरह से परिचित कराइएगा इस प्रोग्राम में। ठीक राजीव जी, प्लीज, हो गया। आप जवाबदेही से भाग नहीं सकते इसलिए कि आप विपक्ष में हैं। आपको जवाबदेही इसलिए बनती है कि 60 साल आपने राज किया इस देश पे, इसलिए इस बात को कम से कम ये ना कहिए कि हमारी तो सरकार नहीं है, हम तो ताली बजाएंगे अगर सैनिक मरेगा तब भी। इंदिरा जी को मत भूलिए, सर, लाल बहादुर शास्त्री जी को मत भूलिए। राजीव जी प्लीज, राजीव जी अब इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी अब इंदिरा जी नहीं है। या तो आप कहिए इंदिरा जी के हिसाब से कार्य, या तो आप कहिए हमारे परिवार का आदमी होता है तभी हम सपोर्ट करते हैं, देश की सपोर्ट नहीं करते, हम केवल परिवार के सपोर्ट में खड़े होते हैं। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो शांत रहिए। शिफू जी प्लीज, मैं शिफू जी से कमेंट लेना चाहता हूं, इससे पहले जीजे सिंह साहब के पास जाऊं। प्रधानमंत्री थे देश के। शिफू जी, आप एक नागरिक के तौर पे, इस देश के एक निवासी के तौर पे जब रोज टीवी खोल के देखते हैं सर, आज फिर 4 सैनिक शहीद हो गए, आज फिर 7 सैनिक शहीद हो गए, आपको कैसा महसूस होता है? सर हमेशा कहता हूं कि सर एक बहुत सामान्य, मैंने इसीलिए कहा कि प्लीज इंट्रोड्यूस मी एज अ सिंपल कॉमन भारतीय। एक बहुत साधारण सी बात है कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। यह बहुत बड़ी तकलीफ है कि सर हर चीज पे राजनीति करो यार, कफनों को तो छोड़ो, तिरंगे को तो छोड़ो, आप करिए। आई कैन आंसर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर मिस्टर त्यागी हैज मेंशन्ड, बट मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बात करता हूं सर। आप त्यागी साहब से एक बड़ा छोटा सा सवाल है सर, 18 12 21 181221 इसके बारे में अगर इनको जानकारी हो तो मैं उनसे वो पूछना चाहूंगा। सर त्रिकुटा हिल्स के बारे में जानकारी होगी सर, ये सुनना चाहूंगा सर। एक तो है पेन कोड, दूसरा है आपको, मैं बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस, नगरोटा है क्या सर? आप सिक्योरिटी की बात करें, सब बात करें, नगरोटा है कहां पर सर? हिल्स के ऊपर ऐसा है, ठीक है, एक साइड पड़ता है वहां पर त्रिकुटा हिल्स, दूसरी साइड वहां पर पड़ती है तावी नदी पड़ती है, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, प्लीज डू नॉट टीच द फोर्सेस हाउ दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर कॉर्डन्स। फौज को आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फौज को सम्मान की जरूरत है, आप उन्हें सम्मान दीजिए सर। राजनीति हर चीज पर अच्छी नहीं होती है, एंड प्लीज डू नॉट प्रीच एंड डू नॉट टीच। आप मत सिखाइए, फौजियों को अपना काम बहुत अच्छे से आता है। और आपने क्या किया सुनिए, ना मैं किसी सरकार का हूं ना किसी के उपकार का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के परिवार का हूं। दर्द होता है जब लाशें आती हैं घर में। राजनीति करना बहुत सरल है, ट्विटर पर फेसबुक पर बहुत सारी जो आप बात कर रहे हैं, छोटी सी बात है,
सर नगरोटा का आपको पता भी है? चलिए एक छोटी सी बात है, नगरोटा जम्मू के ऊपर कितने किलोमीटर दूर पड़ता है ये बता दीजिए। इट इज टफ सर, आप उसकी जियोग्राफिक सिचुएशन तक नहीं पता है। आप वहां की सिचुएशन छोड़ दीजिए कि वहां फौजी क्या कर रहा है। देयर इज अ पेन। भारत में युवाओं की जो बात करें ना, युवाओं को यार नफरत हो गई राजनीति से। एंड लिसन, व्हेन वी विल रिटेलिएट वी विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू एनीवन हाउ वी डिड लास्ट टाइम। भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेनाएं बहुत परिपक्व हैं सर। 166 मीडियम रेजिमेंट के बारे में पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा। सिर्फ राजनीति के 4 मुद्दे हैं जिस पर हम लग जाते हैं। एक लाइन है, एंड रोहित जी देन आई स्टॉप बिकॉज हर्ट होता है सर, पेन होता है हर बार आके वही राजनीति शुरू। ये दर्द है सर, सिर्फ जुबान मेरी है लेकिन मेरा देश ये सोचता है, भारत के युवा ये सोचता है सर, कफनों पे राजनीति मत करो। आपको जिस पे करना है करो सर, दैट्स योर जॉब, बट कफनों पे मत करो। अच्छा, आपको पता है मेजर कुणाल, आपको पता है मेजर अमित, उनके घर के बच्चों को ना आपके कौन पार्टी जीतती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि अब वो अपने पिताजी से नहीं मिल पाएंगे। एक मां की घर का चिराग, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट, श्रद्धांजलि देंगे सर। मैं इसीलिए चैनल्स पे कभी नहीं आता था, आया लेकिन अब जरूरी हो गया सर, भारत की भी किसी को बात रखना पड़ेगी। एक पार्टी फेवर में, एक पार्टी अगेंस्ट में। सर नॉर्मल बंदा उधर पे बैठ के क्या, आपको पता है वी आर लैकिंग द ऑफिसर्स, हमारी ऑफिसर्स की कमी है। मोरल डाउन कर दिया सर आप लोगों ने, राजनीति कर करके यहां ऑफिस, हमारे बंदे जो ना यंगस्टर्स, इट हर्ट्स सर, इट हर्ट्स। आप लोग प्लीज हर चीज पे राजनीति कीजिए सर। फौज को सिर्फ सम्मान चाहिए, फौज को आप ज्ञान मत दीजिए। फौज बहुत अच्छे से इतने सालों से डील करती आ रही हो, आगे भी कर लेगी। और हमारा फौजी बुलेट प्रूफ जैकेट की दम पे नहीं लड़ता, जिगरे की दम पे, जज्बे की दम पे, देशभक्ति के लिए लड़ता है। ठीक, शिफू जी आप जो बात कह रहे हैं, आपसे एक सुझाव है, आप जो बात कह रहे हैं शिफू जी, मैं उससे सहमत हूं कि हमारा फौजी अपने जिगर के दम पे लड़ता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के दम पे नहीं लड़ता। लेकिन जीजे सिंह साहब, हमारे फौजी को भी ये बात तो चुभती होगी ना सर कि जो बेसिक चीजें उसको मिलनी चाहिए उस टेररिज्म को सामना करने के लिए, जो गुरिल्ला वॉर की शक्ल में, लोन वुल्फ अटैक की शक्ल में कभी भी अचानक उसके अपने लोगों के बीच से, जिनकी सुरक्षा के लिए वो खड़ा है, उसके सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। वो इतना इल प्रिपेयर्ड होता है, उसके पास वो साजो सामान तक नहीं होता ताकि वो उस सरहद पार से आने वाले आतंक का सामना कर सके। और यहां कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता कि चूक किसकी है, आज की सरकार की चूक है कि उससे पिछली सरकार की, या उससे पिछली सरकार की, या हमारे सिस्टम में ही फेलियर है। देखिए, सबसे पहले मैं जो अभी आपके स्पीकर थे उनकी बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे फौजियों को ज्ञान मत दीजिए, उनको सब पता है, सिर्फ सम्मान चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। अभी दूसरी बात जो आपने की है, ये एक पहले से सिस्टम फेलियर चल रहा था। हमारे फौजियों को जो उनके हथियार थे, जैसे आपने नाम अभी बताया कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, वो ठीक बात आप कह रहे हैं कि नहीं थी, मगर मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहली बात ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो एक मकार दुश्मन है, बड़ा मकार है वो, जो ये अटैक उरी के अंदर किया है उसने। उससे पहले के अटैक अगर पठानकोट को देखें, उससे पहले अगर हम गुरदासपुर में देखें, तो हम तो एक चीज़ को देखते हैं कि उसका कुछ हौसला बढ़ा है। पहले पुलिस स्टेशन के ऊपर किया, फिर वो हमारे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसाया, फिर उसके बाद उरी का अटैक हुआ, अभी ये बहुत बड़ा अटैक किया जो कि एक कोर हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड होती है, बड़ा गैरिजन है, बड़ा स्टेशन है, बड़ा कंटोनमेंट छावनी है। तो यहाँ पे जो उसने अटैक किया अंदर, वो उसका टाइमिंग देखें, उन पहले वालों को टाइमिंग देखें, और साथ में उनका जो मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका, वो भी कभी पुलिस की वर्दी में, कभी आर्मी की फटीग्स में, उनकी वर्दी के अंदर, और ये सब बेस बदल के अंदर घुसना, वो भी उस दिन जबकि पूरी, जिसे हम कहते न्यू मून मवस्या थी, और जबकि मौसम बिल्कुल खराब था, फॉगी जिसे कहते धुंध रहती है, रात के
वो 5:30 तो उसने अटैक शुरू किया, मगर उससे पहले 1-2 घंटे जरूर पहले उसके अंदर घुसा होगा पोजीशन लेने के लिए। मगर ये सब बातों को रख के मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो मोदी साहब हैं उनको जरूर, पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनको हमारी फौज के साथ एक प्यार है, वो दिखाई देता है उनकी विजिट से। वो टाइम जितना गुजारते हैं, जिस अपने दिल से प्यार करते हैं, वो कहने की बात नहीं है, वो सबको दिखाई देता है। और जो एक चीज को मिस कर रहा है मीडिया, दुनिया, हमारी सारी हिंदुस्तान का मीडिया, इवन आर्मी, जहां हमारे जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, जैसे हमारे संपत पत्रा जी हैं, हमारे दोस्त हैं, जानते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने अभी ये डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनकी निगरानी के नीचे एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि सारे एलओसी को अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ला रहा है। ये किसी ने बताया नहीं आपको, जहां पे जगह जगह पे थर्मल इमेजेस लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लग रही हैं, यहां तक कि अगर कोई सुरंग निकाल के दूसरी तरह से इधर आता है, कोई 30 फीट या 30 मीटर तक जाता है नीचे, उसका भी पता लग जाएगा। वो एक इतना जबरदस्त सिस्टम जो इजराइल से मेरा ख्याल लिया गया है, वो लेके आ रहे हैं, जिसके मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये सिस्टम बहुत कारगर प्रूव होगा सर। और ये जो मकार हमारा दुश्मन है उसको जवाब तो मिलेगा, मगर मैं कहता हूं कुछ हद तक ये गवर्नमेंट ने, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता, पॉलिटिकल आदमी हूं, हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, मगर हम स्टडी करते हैं। ये गवर्नमेंट ने जरूर कुछ अच्छे स्टेप उठाए हैं, इसमें हमें सभी जितने भी हमारे फौजी भाई हैं वो इस चीज को मानते हैं। वो ठीक है सर, भी देखा है सर, लेकिन नहीं दिया तो काफी हद तक उसको ठीक किया है। नहीं, लेकिन मगर बड़ी चीज मैं ये जरूर कहता हूं कि बातों से नहीं बनेगी, एक सर्जिकल स्ट्राइक के साथ नहीं होगा। हमको आगे और देखिए, पाकिस्तान जिसे कहता है कि टेरर विद टॉक्स विद टेरर, हम कहते हैं टॉक्स विदाउट टेरर, ये कोलिजन कोर्स हो जाता है। मैं समझता हूं कि आगे से हमारी गवर्नमेंट को पोजीशन चेंज करके टॉक्स विद सर्जिकल स्ट्राइक्स, उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हम बात करेंगे सर, मगर सर्जिकल स्ट्राइक साथ रहेगी हमारी। जीजे सिंह साहब, लेकिन दिक्कत कहां आती है सर? दिक्कत यहां आती है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, संबित पात्रा, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां उसका सबूत मांगती हैं। आज भी लोग कहने लगे थे कि वीडियो प्रूफ दिखा दीजिए, आपने पिछला सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हमें तो शक हो रहा है। नाम नहीं लूंगा कौन लोग हैं, लेकिन वो सब लिख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है संबित पात्रा कि आज की इस मौजूदा परिस्थिति में क्या हम इस बात के लिए तैयार रहें कि रोज हम अपने सैनिकों के शव देखते रहेंगे केवल, और हमारे टीवी चैनलों पे हिंदुस्तान के उस पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के इंटरव्यू चलते रहेंगे जिसमें वो खुले तौर पे अपनी पाकिस्तानी फौज के नए चीफ की बड़ाई करते रहेंगे और हिंदुस्तान को बताते रहेंगे कि आप बात नहीं करोगे तो आपके लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और हमारी सरकार चुपचाप देखती रहेगी बैठ के टीवी? रोहित जी, आपने हजारों करोड़ों लोगों के मन की बात को आज यहाँ कह दी। आप पत्रकार होते हुए भी आपके खुद के जगत की जो दिक्कत है उसको भी आपने आज यहाँ रखा है। देखिए रोहित जी, बहुत आपने कहा ना, कब तक हम आखिर अपने जवानों के शव को देखे रहेंगे। देखिए, हम भी तो इंसान हैं, पॉलिटिशियन हैं, मगर मैं जब देखता हूँ कि शव आया, किसी की माँ रो रही है, किसी का पिता रो रहा है, तो हम लोग भी रो देते हैं। अब यहाँ आके बड़े साहसी बन के बैठते हैं, आंसू आंसू पोंछ के, कि लोगों को ना लगे कि हम ड्रामा कर रहे हैं। बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ से हम ये देखते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, मैं इसमें कोई राजनीति, राजीव भाई को भी तकलीफ होती होगी, यहाँ वो मुस्कुरा रहे हैं वो अलग बात है, उनको भी बहुत तकलीफ होती होगी। मगर दुखद विषय यह है कि जैसे ही डिबेट शुरू होता है, हम पाकिस्तान को अटैक करने से पहले एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देते हैं। प्लीज
मैं कोई संदेह शंका नहीं रखना चाहता। देखिए, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी रही हैं वो भी आर्मी के लिए काम किया है, उन्होंने भी, हम भी काम कर रहे हैं। हमारा एक पैराडिम शिफ्ट रहा है, एक नए तौर तरीके के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि आया, वो एक नया पैराडिम शिफ्ट है। हम पहले रिएक्टिव होते थे, अब हम प्रोएक्टिव होके आए हैं। मगर ये किस प्रकार का हम यहाँ पर फेस करते, देखिए यहाँ आकर हम एक दूसरे को अटैक शुरू कर देते हैं। पूरा विश्व सोचता होगा कि कैसा देश है, यहाँ पर तो लोग शहादत पर भी इकट्ठे नहीं होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए पत्रकारों की बात आपने कही, अभी राजीव भाई भी कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, और मुझसे भी ये पत्रकारों ने पूछा कई डिबेट में कि आखिर क्या फायदा हो गया सर्जिकल स्ट्राइक का। मुझे बड़ा तकलीफ है कि कुछ जमात ऐसे हैं जिनको लचियंस दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है, ये यहाँ बैठ के बड़े बड़े बंगलों में, ये जो पत्रकार भी हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, ये सिर्फ सवाल पूछते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हो गया। इनके हक से तो केवल वो अमन की आशा चलती रहनी चाहिए। ये फ्लाइट में बैठ के इस्लामाबाद जाएंगे, वहां कबाब वबाब खाएंगे और उनका वो कबाब का दुकान बंद हो जाता है। ये बात तो राजीव त्यागी ने प्रधानमंत्री के लिए भी कही ना अभी, कि प्रधानमंत्री चले गए वहां जलेबी खाने। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। देखिए, वैसे मैं इस बात पे कहना नहीं चाहता था, मगर राजीव जी आपने प्रधानमंत्री को देशद्रोही तक कह दिया। मैं बताऊं देशद्रोह कौन है? मैं बहुत सम्मान करता हूं पंडित नेहरू का। इस हिसाब से तो उस व्यक्ति ने अपने महत्वाकांक्षा के कारण देश को ही बांट दिया, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। उस व्यक्ति ने, जब हमारे इंडिया की आर्मी चढ़ गई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो विड्रॉ कर दिया आर्मी को, तो सबसे बड़ा देशद्रोह तो पंडित नेहरू है। तो देखिए, प्लीज़ कृपया करके अपने देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहने का काम टीवी चैनलों पर मत करें। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये जो शहादत प्राप्त लोग हैं उनके घर में अच्छा संदेश नहीं जाता है कि हम इस प्रकार लड़ाई लड़ें। ठीक है, मैं इससे पहले राजीव त्यागी हाथ उठा रहे हैं, उनसे बात करूं। शिफू जी से एक जल्दी से कमेंट लेना चाहता हूं मैं, छोटा सा। शिफू जी, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक ने जो मनोबल बढ़ाया था भारतीय फौज का, वो इस देश की राजनीति ने फिर से गिरा दिया? उन आतंकी हमलों से शायद मनोबल उतना नहीं गिरता होगा जितना राजनीतिक बयानबाजी से गिरता। सर, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से। हर वो आदमी, चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो, जो इस देश में बैठकर आप उस दुश्मन, उस देश की बड़ाई करता है। सर, वो तो फौज भी नहीं जानती है। सर, फौज का एक एथिक्स होती है, सामने से वार करने की, छाती पे मारने करने की, और उस फौजी की भी इज्जत की जाती है, विच इंडियन आर्मी हैज प्रूवन, अलग अलग जगहों पर प्रूव कर चुकी है। सर, ये तो छुप कर लड़ाई करते हैं, सोते पर मारते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं। सर, सर्जिकल स्ट्राइक, सबसे बड़ी चीज ये है, व्हाट द हेल इज देयर क्रेडिबिलिटी टू इवन आस्क अबाउट द सर्जिकल स्ट्राइक? द मूवमेंट, जिस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, खत्म। किसी की, सर क्षमा चाहता हूं, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है उस व्यक्ति की, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उस व्यक्ति से क्रेडिबिलिटी, उनके जवाब जो उन्होंने कहा उससे पूछने की। पहला। दूसरा पॉइंट, सर प्रॉब्लम यही है, बाहर वालों की छोड़िए, फौज लड़ते आ रही है, लड़ते रहेगी, एंड दे आर वेल ट्रेन्ड टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। इशू ये है, जब आप सवाल करते हो तो आप मोरल डाउन करते हो फौज का। फिर वही बात है, आप अपनी राजनीति करो यार, फौज में राजनीति को मत एंटर करो, नंबर 1। नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम फैसिलिटीज की जो बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यस, सर्जिकल स्ट्राइक पे जो आपने सवाल किया, सर इनको पता ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, एंड मुझे नहीं लगता कि इनको बताना भी चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें से ऐसे भी गद्दार हैं जो यहां बैठकर बाजू वाले पाकिस्तान, कायर देश की तारीफ करते हैं। वो हमारी टीम में नहीं, वो ISI की टीम में है। द मोमेंट यू पुट आउट द फुटेज, जिस फुटेज पर, जिस पर बात चल रही, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है कि इतनी खतरनाक और इतनी पॉलिश, इतनी प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो एक दुनिया भर के रिसर्च के लिए एक मैटर हो गया है। उसमें पॉइंट भी ये आता है कि जब हम स्ट्राइक की बात करते हैं ना सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम यह है कि वो किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि आपके पिताजी हैं, शायद वो अपने बाप को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो ऐसे गद्दारों के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। फौज सिर्फ ये चाहती है यार, सम्मान दीजिए। और एक मिनट, यस गवर्नमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता हूं, सरकार से मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे दर्द है सिपाहियों का। आप इज्जत दीजिए यार, सम्मान दीजिए। इक्विपमेंट्स, यस वी आर बेटर, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, जे सर हैज राइटली मेंशन्ड दैट वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे। तो हम लोग, आप ऐसा है, हमारे बंदे वहां जाते हैं, लेकिन
शहादत पर, मरने के बाद उनकी लाशों पर, कफन पर राजनीति के लिए नहीं जाते हैं। सिर्फ एक चीज छोड़िए, बाकी सब आपको जो करना है देश में करिए। गंदगी कम कीजिए और गद्दारी कम कीजिए इस वतन से और इस मिट्टी से। ठीक है, दैट इज व्हाट माय मैसेज टू एवरीवन। ठीक है राजीव त्यागी, अब मेरा सवाल यह है सर कि हम ऐसे मसले पे भी जहां देश के हित की बात आ जाती है, एक दूसरे कपड़े फाड़ने से नहीं चूकते। क्यों? फौजी अपनी जान गंवा देता है सरहद पे खड़ा हुआ सर, रात के अंधेरे में अटैक कर देते हैं आतंकवादी, संसद के बाहर खड़े होकर सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा देते हैं और सांसद अंदर जाके क्या करते हैं, हो ऐसे नारे लगाते हैं सर, और फिर स्थगित हो जाती है, फिर 8, 10, 9 करोड़ रुपए तबाह होते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देखिए, पिछले 2.5 साल से मैं टेलीविजन पे कांग्रेस पार्टी के लिए डिबेट कर रहा हूं और 2.5 साल के अंदर में मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा कि पाकिस्तान पर, शहीदों पर, आतंकवादियों पर कहीं कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और उनका जो ड्यू सम्मान है शहीदों का, निश्चित रूप से हमें सबको करना चाहिए और पूरे देशवासी करते हैं, इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि देशवासी सैनिकों का सम्मान नहीं करते, जो ये सज्जन बैठे हुए शायद बताना चाह रहे हैं। सभी सम्मान करते हैं और सभी सैनिकों को अपने दिल में रखते हैं। मेरे मित्र ने 2-3 प्रश्न उठाए, संबित पात्रा ने, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, हालांकि डिबेट पंडित नेहरू पे नहीं है, किसी और दिन कर लेंगे। सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ और पहला बजट प्रस्तुत हुआ रोहित जी, तो न्यूयॉर्क म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से छोटा बजट था हमारा, और उस वक्त भी हमने पाकिस्तान को कश्मीर से खदेड़ करके उसकी सीमा के अंदर बांटने का काम किया था। आज देश की आर्मी हमारी, मैं आपको बताना चाहूँगा, 4थे नंबर की आर्मी है और 4थे नंबर की जो आर्मी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बता देता हूँ, संबित पात्रा शायद भूल रहे होंगे, हालांकि राज की पार्टी के हैं, 2,24,000 करोड़ का हमारा बजट है सेना का। हालांकि पिछले साल मोदी सरकार 24,000 करोड़ रुपए सेना के लिए खर्च ही नहीं कर पाई, वो सरकार वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। हमारे पास जो पूरे आर्मी पर्सनल, एक्टिव आर्मी पर्सनल 13.25 लाख है। हमारे पास टोटल एयरक्राफ्ट है 1962। हमारे पास टोटल नेवल स्ट्रेंथ है 170 फ्लीट। अब मैं पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी 4थे नंबर की आर्मी होने के बाद भी अगर पाकिस्तान को हम कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पा रहे, तो उसके 2-3 रीजन है। देखिए, पहला रीजन यह कि सरकार अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही है। नवंबर माह में इंटेलिजेंस फोर्स ने कहा था कि आतंकवादी घुस चुके हैं और आतंकवादी कहीं ना कहीं खूनो गारत करेंगे, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं देंगी। हालांकि मनोहर पारीकर जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो टेलीविजन डिबेट्स पे या टेलीविजन शोज पे कहते हैं या टेलीविजन कार्यक्रमों में कहते हैं, हम कांटे को कांटे से निकाल लेंगे। अरे भाई, कांटे को कांटे से निकालने के लिए इतनी बड़ी आर्मी तो निकालिए आप, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहूँगा, नागरोता जहाँ ये हुआ है पूरा का पूरा अटैक, जो आज छपा है अखबार में, पढ़ देता हूँ। What makes this attack more daring than Uri is that Nagrota is the corps headquarter in charge of the entire Jammu region, located 39 kilometers from the border. 39 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। हालात ये थे कि शायद वो पूरे नगरोता इलाके को कहीं ना कहीं हॉस्टेज बनाने की तैयारी थी, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस तरह से पूरा अपने प्राणों को न्यौछावर करके नगरोता का और देश की रक्षा की है, वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं कहना चाहूँगा, रोहित जी, देखिए, चुनाव होते हैं, तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने माना है कि आतंकवाद पे, शहीदों पर, पाकिस्तान पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने जिस टाइम चुनाव प्रचार हो रहा था तो ये कहा था कि राज याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, दुर्योधन तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार आ जाती है, सैनिक शहीद होते हैं, तो मोदी सरकार अब कहती है, भाड़ में जा जनता, अपना काम बनता। अरे भाई, आप तो राज में आ गए, अब सैनिक शहीद हो जाएं, किसान शहीद हो जाएं या लाइन में लोग बाग शहीद हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस 5 साल के लिए मोदी जी आ ही गए हैं। जो दूसरी बात दर्शन। महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, अभी ब्रेक लूंगा तो आप निकाल के पढ़ लीजिएगा उसने कब और क्यों लिखा था कि कश्मीर की मौजूदा परिस्थिति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई साहब बहुत रह जाएगी, और उसके लिए किसकी नौकरी गई थी सर, ये चेक कर लीजिएगा आप। तब तक मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं भाई साहब, कंप्लीट कर लूं। आपका कंप्लीट नहीं हुआ अभी रोहित जी, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, कीजिए सर। जिस तरह से देश में गद्दार है, उसी तरह से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गद्दार हो जाते हैं। तो उनको निकालते क्यों नहीं सर? जिन लोगों ने ये टिकट लगा दिया, उनको निकालते क्यों नहीं सर? उनको निकालते क्यों नहीं? उनको रखा हुआ आपने अभी भी पार्टी से, उनकी अगुवाई में आप लोग अभी भी परसों चुनाव का प्रचार कर रहे थे सर कि हम जीत गए, हम जीत गए। कंप्लीट होने दीजिए। अब ब्रेक ले रहा हूं सर, अब ब्रेक ले रहा हूं राजीव जी। अब बाकी बात ब्रेक के बाद होगी सर, अब बाकी बात ब्रेक के बाद होगी। लास्ट सेंटेंस 10 सेकंड का कहना चाहूंगा, 10 सेकंड का कहना चाहूंगा, पूरा कीजिए। 10 सेकंड का सेंटेंस।
मैं ये कहना चाहता हूं, हम सरकार को 2-3 राय देना चाहते हैं। पहली राय कांग्रेस सर, संसद में क्यों नहीं देते ये राय? टीवी पे आप राय देते हैं सर। संसद में आपके 44 सांसद गए हैं सर चुन के लोकसभा के अंदर, वो केवल हो करते हैं वहां पे खड़े होकर, वहां राय नहीं आती क्या उनको? पूरे विश्व में वहां राय बाहर छोड़ जाते हैं वो। और तीसरी बात, टीवी पे आप राय देने आते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी साहब से आग्रह है कि वो भाषण कम दें और एक्शन ज्यादा करें। भाषण से बचे, पाकिस्तान के मामले पर एक्शन करें। ये राय तो सर आप लोगों के लिए भी है कि टीवी पे आप लोग भाषण देना चाहते हैं। संसद में जहां सरकार को राय देने के लिए आपको मंच दिया, लोगों ने 44 कम से कम चुन के भेजे हैं लोग, वहां आप लोग राय नहीं देते। आप कहते हैं हमारी चौथी सबसे बड़ी सेना है, वो पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे पा रही? हम पूछ रहे हैं कि जब हमारी सबसे चौथी सेना आपने बना दी थी, तो पिछले 60 साल से आपने पाकिस्तान की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? क्यों ये देश कश्मीर को लेके पाकिस्तान के साथ लगातार जूझ रहा है? क्यों नहीं उस वक्त जब भारतीय सेना घुस गई थी लाहौर तक, उसी दिन यह फैसला हो जाने दिया गया कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है?